we were talking about the test for the 1 degree, 2 degree and the 3 degree alcohol, and we have already discussed about the Lucas test and the dichromate test. Now we have to discuss the last test, that is the Victor-Meyer test. Heading दीजिएगा बच्चों, Victor-Meyer's test. Victor-Meyer's test इसमें नोट करिएगा, पहला पॉइंट इसमें नोट करिएगा. The alcohol is treated with, पहला पॉइंट इसमें, the alcohol is treated with the concentrated HI solution, concentrated HI or I2 and red phosphorus. ये पहली स्टेप है. The alcohol is treated with the concentrated HI or the I2 and the red phosphorus, resulting into the formation of alkyl iodide, resulting into the formation of alkyl iodide. Resulting into the formation of alkyl iodide. राइट, दूसरी स्टेप में लिखिएगा, ये पहली स्टेप परफॉर्म करी अपन ने. सेकंड स्टेप में द अल्काइल आयोडाइड्स, द अल्काइल आयोडाइड इज देन ट्रीटेड विद, द अल्काइल आयोडाइड इज देन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट. Silver nitrite, resulting into the formation of nitroalkanes, resulting into the formation of nitroalkanes. Then third step लिखिएगा, nitroalkanes are then treated with, थर्ड स्टेप में नाइट्रोअल्केन्स आर देन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रोअल्केन्स आर देन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, आर देन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, and the solution is made alkaline, and then the solution is made alkaline, and then the solution is made alkaline by adding excess of NaOH, by adding excess of NaOH. इसी में आगे लिखिएगा, on the basis of the color formed, color appear, on the basis of the color appear, the alcohols can be differentiated into, 1 degree, can be differentiated into 1 degree, 2 degree or the 3 degree alcohol, 1 degree, 2 degree or the 3 degree alcohol. राइट, ये बच्चों आपने विक्टर मेयर्स टेस्ट की 3 स्टेप्स लिखी हैं. अब ये कैसे अपन शो करेंगे जरा देखिएगा. अगर मान लीजिए कि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो सबसे पहले ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, और ये 1 डिग्री अल्कोहल को आपने ट्रीट करवाया कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ में, कॉन्क HI के साथ में आपने ट्रीट करवाया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड. इसको आपने ट्रीट करवाया AgNO2 के साथ में, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RCH2NO2, नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद आपने इसको ट्रीट करवाया
NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर के साथ, राइट, जिसको आप कहते हैं, और इसको कह सकते हैं नाइट्रस एसिड, जो आपने लिखा है कॉपी में, और HNO2 के साथ, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RCHCNO2 डबल बॉन्ड NOH, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, जिसको कहा जाता है नाइट्रोलिक एसिड, RCNO2 डबल बॉन्ड NOH। और अब लास्ट स्टेप में नाइट्रस एसिड के बाद आप इसको अगर NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो जिस समय आप कास्टिक सोडा, NaOH इज कास्टिक सोडा, जब आप उसके साथ ट्रीट करवाएंगे, तो उसके साथ जब आप ट्रीट करवाते हैं तो इट गिव्स द ब्लड रेड कलर, आपको ब्लड रेड कलर अपीयर होता है। ब्लड रेड कलर अपीयर होता है, विच कंफर्म्स द टेस्ट फॉर द 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के टेस्ट को कंफर्म करेगा। चेक कर लीजिएगा, राइट। सबसे पहले हमने कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ ट्रीट करवाया, उसके बाद हमने सिल्वर नाइट्राइड के साथ ट्रीट करवाया, उसके बाद हमने HNO2 के साथ ट्रीट करवाया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोलिक एसिड, एंड जब NaOH के साथ ट्रीट करवाया तो ब्लड रेड कलरेशन आपको मिलता है। अगर यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल होता, लेट इट बी अ 2 डिग्री अल्कोहल, R2CHOH, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता, ये आपने कॉन्क HI के साथ ट्रीट करवाया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अगेन यहां पर ये अल्काइल आयोडाइड बना, उसको आपने सिल्वर नाइट्राइड के साथ ट्रीट करवाया, AgNO2, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन। फिर उसको आपने नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाया, HNO2, R2CHNO2, ये नाइट्रोअल्केन आपका बना। उसके बाद जब आप HNO2 के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो जिस समय आप उसको HNO2 के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ R2CNO2 एंड इट इज सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। चेक करिएगा, R2C सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोसो ग्रुप N डबल बॉन्ड O, जिसको आप लोग कहते हैं सूडो नाइट्रोल, सूडो नाइट्रोल कहा जाता है। और अब आप इसको अगर NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे, देन ब्लू कलरेशन, ब्लू कलर अपीयर्स, blue color appears, and this generation of the blue color or this appearance of the blue color confirms the presence of 2 degree alcohol, 2 डिग्री अल्कोहल को कंफर्म करेगा। राइट, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, ये आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, R3C एंड इट इज OH, अगेन आपने इसको कॉन्क HI के साथ ट्रीट करवाया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ R3CI, अगेन आपने उसको सिल्वर नाइट्राइड के साथ ट्रीट करवाया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन। अब इसकी रिएक्शन अगर आप HNO2 के साथ करवाते हैं, तो HNO2 के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। और अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे फर्दर, राइट, जब रिएक्शन नहीं हुई, आगे NaOH डाला आपने, तो इट रिमेन्स कलरलेस, इट रिमेन्स कलरलेस। राइट, नाइट्रो अल्केन बना, और नाइट्रो अल्केन बनने के बाद आपने HNO2 डाला, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। और फिर आपने NaOH डाला, तो इट रिमेन्स कलरलेस। राइट, इसका मतलब यह हुआ, आपने देखा कितना क्लियर कट डिफरेंशिएशन मिल रहा है। राइट, 1 डिग्री अल्कोहल अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं,
और जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये बच्चों विक्टर मेयर टेस्ट था जो मैंने आपको उसकी डिटेलिंग बताई। राइट, 3 टेस्ट मैंने आपको दिए हैं फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड द 3 डिग्री अल्कोहल। राइट, इसको ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल। ये आपका अल्कोहल के साथ हमने कंप्लीट आपको दिया, उसके रिएक्शंस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट, उसकी प्रिपरेशन। राइट, अब टेस्ट तो और भी हो सकता है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में एक और डिफरेंशिएशन टेस्ट मिल सकता है आपको, एक और डिफरेंशिएशन टेस्ट हो सकता है। राइट, बट जो बेसिकली जो मेजर टेस्ट हैं वो यहाँ पर डिस्कशन होता है। राइट, हर समय ध्यान में रखिए कि जब हम क्लास में करवाते हैं आपको तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है वही डिस्कस करी जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल एंड नाउ वी आर मूविंग टू फिनॉल्स। हेडिंग दीजिएगा फिनॉल। सबसे पहले फिनॉल किन्हें बोलेंगे, राइट, जरा ये नोट कर लीजिएगा। फिनॉल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय phenols are characterized by those compounds having the presence of hydroxyl group, having the presence of hydroxyl group, having the presence of hydroxyl group directly, hydroxyl group directly attached to the benzene ring, directly attached to the benzene ring, राइट, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एरोमेटिक रिंग, डायरेक्टली अटैच्ड विद द एरोमेटिक रिंग। मतलब बेसिकली जैसे बेंजीन रिंग को लेकर बात करते हैं, राइट, आगे लिखिएगा इसी में आगे लिखिएगा, these compounds are characterized by the appearance of these मतलब phenolic compounds are characterized by the appearance of blue, red, by the appearance of blue, red, green और violet coloration, on treatment with neutral ferric chloride, on treatment with neutral FeCl3 solution, on treatment with neutral FeCl3 solution। राइट, ब्रैकेट में चाहे तो आप लिए लिख सकते हैं कि ये जो टेस्ट होता है, इट इज द टेस्ट ऑफ C डबल बॉन्ड C OH, जिसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड C OH ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, राइट, वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का टेस्ट देते हैं, FeCl3 टेस्ट देते हैं, जो आगे चलकर आप जान जाएंगे। राइट, बस इतना भी ध्यान में रखोगे तो ये सफिशिएंट है। अब जैसे हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के अंदर फिनॉल क्या है, C, अगर जैसे हम सिंपल फिनॉल की बात करें, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड C, राइट, यहां पर कोई ग्रुप लगा है और यहां पर आपका OH लगा है, तो ये इसी टाइप का सिस्टम हो गया। राइट, C, ये वाला C डबल बॉन्ड और यहां पर ये OH लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहां पर जो है, यहां पर आपका कार्बन चल रहा है, वो एक अलग बात है, वो तो खैर आप देख सकते हैं। राइट, तो जिसके अंदर ये फिनॉल का सिस्टम है, एरोमेटिक हमारी रिंग हो गई और यहां पर OH लगा हुआ है, जिसको कि आप सिंपल कहते हैं, बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्टली अगर OH लगा हो, राइट, उसको आप फिनॉल बोलते हैं। राइट, तो ऐसे कंपाउंड जो कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ में
एक कलर देते हैं हमारे को, इट कैन बी रेड कलर, इट कैन बी ग्रीन कलर, इट कैन बी वायलेट कलर, राइट, वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा कंपाउंड है, राइट, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फिनॉल्स, राइट। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, उसको नोट कर लीजिएगा फिनॉल्स के, जैसे इट इज डायरेक्टली फिनॉल, इसको आप बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, नाम सुना होगा, सभी बच्चे ऑलमोस्ट जानते होंगे कि इसको ऑर्थोक्रिसॉल कहा जाता है, राइट, जिसको आप ये भी कह सकते हैं इट इज ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, राइट, ऑर्थोक्रिसॉल। उसी तरीके से मेटाक्रिसॉल, ये सब फिनॉल हैं बच्चों, ये सब फिनॉल्स के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। OHCH3, इट इज अ पैराक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, राइट। और कैटेगरी हो सकती है 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको आप कहते हैं कैटकॉल, कैटकॉल। देन it is resorcinol, resorcinol, then it is hydroquinone, it is hydroquinone, hydroquinone, right, then it is 1-nephthol, 1-nephthol, N should be capital here, nephthol. So these are some of the examples of a phenol, राइट। और मेहरबानी कर कर बच्चों आप इस बात को जरूर से ध्यान में रखिएगा कि ये कैटकॉल होता है, ये रेसोर्सिनॉल होता है, ये हाइड्रो, मेक इट करेक्ट यहां पर HYD, हाइड्रो, हाइड्रोक्यूनॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो क्या है कि इस तरीके से वो वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, मतलब ऑर्थोक्रिसॉल है, मेटाक्रिसॉल है, पैराक्रिसॉल है, राइट। तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि व्हाट द क्रिसॉल मींस, राइट। अब हम आ रहे हैं, ये तो मैंने कुछ फिनॉल मतलब स्टार्ट करना था मेरे को, राइट, तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि फिनॉल किसे बोलेंगे, जिसमें कि बेंजीन के सिस्टम पर डायरेक्टली OH ग्रुप लगा होगा, एरोमेटिक सिस्टम पर, बट एरोमेटिक सिस्टम में फिर नॉन बेंजेनॉइड मत लीजिएगा, नॉन बेंजेनॉइड, इसीलिए वो ब्रैकेट में लिखवाया मैंने एरोमेटिक। अब एरोमेटिक तो बहुत बड़ी रेंज होती है, एरोमेटिक में तो बहुत बड़ी रेंज आ जाती है, बराबर है। तो आप बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, राइट, बेंजीन का सिस्टम होता है, राइट, उसको आप फिनॉल की कैटेगरी में लेते हैं, राइट। अब हम ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, हेडिंग दीजिएगा, जो खास हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले मैं ले रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा डोज प्रोसेस, इट इज DOW, डोज प्रोसेस। इसमें क्या होता है, डोज प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप क्लोरोबेंजीन को लेते हो, और ये जो क्लोरोबेंजीन आपने लिया है इसका आप रिएक्शन परफॉर्म करते हैं NaOH के साथ में 350 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर के ऊपर, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ
द सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, जिसे आप कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद आप एसिडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, resulting into the formation of a phenol. Right. The probable mechanism, ये जो रिएक्शन है डो प्रोसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जामिनेशन के हिसाब से, राइट right. और इसका जो मैकेनिज्म है, द प्रोबेबल मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, इट इज द बेंजाइन मैकेनिज्म. इसके बारे में कहते हैं कि ये बेंजाइन मैकेनिज्म से ऑपरेट होती है. बेंजाइन मैकेनिज्म से ये ऑपरेट होती है. किस तरीके से, जरा देखिएगा. ये आपका क्लोरोबेंजीन, यहां पर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, आपने NaOH के साथ ट्रीटमेंट करवाया, मतलब आपने OH नेगेटिव रखा. तो सबसे पहले जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, राइट. ये वाला बॉन्ड यहां पर आया और ये Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन. ये बच्चों बेंजाइन का फॉर्मेशन हुआ. राइट. अब ये जो बेंजाइन है, इस बेंजाइन के ऊपर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो बेंजाइन है वो अपने आप में एक इंटरमीडिएट है. पहली बात कि जो बेंजाइन है वो अपने आप में एक इंटरमीडिएट होता है, फर्स्ट थिंग. और दूसरी बात ये है कि जो बेंजाइन है वो बेंजाइन अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है. इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है. बेंजाइन आप अच्छी तरीके से जीओसी में पढ़ चुके हैं कि बेंजाइन क्या है. बेंजाइन इज हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट विच इज एज सच नॉन आइसोलेबल. इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है और ये इतना अनस्टेबल माना जाता है कि इसको नॉन आइसोलेबल की कैटेगरी में डाला जाता है. बट बेंजाइन प्रोबेबली, ये जो मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं ये प्रोबेबल मैकेनिज्म है कि इसमें बेंजाइन बनता है. बेंजाइन क्योंकि अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो अब इस बेंजाइन के ऊपर OH नेगेटिव अटैक करेगा. ये OH नेगेटिव ने यहां पर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा. दिस और यहां पर आपका OH लग चुका है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा. चेक करिएगा, जब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अटैक कर रही है. आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो चार्ज है वो चार्ज मरता नहीं है, चार्ज ट्रांसफर होता है. तो जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो कार्बन के ऊपर जा चुका है, राइट. अब यहां पर H2O है, H2O में से H पॉजिटिव ले लेगा. इसको आप ज्यादा बेहतर होगा इस तरीके से शो कर दें, H और OH. तो ये H पॉजिटिव ले लिया गया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल. ये फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, राइट. बट क्योंकि मीडियम बेसिक है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इस पर भी हमारी काफी चर्चा हो चुकी है. क्योंकि मीडियम बेसिक है तो बेसिक मीडियम के अंदर कभी भी फिनॉल आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, स्पेशली विद NaOH. NaOH के साथ में अगर हम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फिनॉल की NaOH के साथ रिएक्शन मैंने करवाई तो क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अथवा नहीं जाएगी? O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगी या नहीं जाएगी? यहां पर ये नजर नहीं आ रहा है, राइट. ये प्लस H2O यहां ऐसे लिख दिया मैंने. तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी? तो आप सब बच्चों का ये जवाब होगा कि सर डेफिनेटली ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? क्योंकि एक ताकतवर एसिड कमजोर एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है, या एक ताकतवर बेस कमजोर बेस को डिस्प्लेस कर सकता है.
राइट अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का पीके होता है 10, द pKa ऑफ फिनॉल इज 10 एंड द pK ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू 15.7। बराबर, जितना कम पीके होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, इसीलिए फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। मतलब एक ताकतवर एसिड ने कमजोर एसिड को डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इसीलिए बच्चों बेसिक मीडियम के अंदर आपको डायरेक्टली फिनॉल नहीं मिलेगा, जैसा कि ये रिएक्शन बता रही है। ये देख सकते हैं कि यहां पर मैंने सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, पहले सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा आपको, उसके बाद एसिडिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट बगैर एसिडिफिकेशन के डायरेक्टली आपको फिनॉल नहीं मिल सकता एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द फिनॉल। तो ये बच्चों आपका पूरा मैकेनिज्म है, प्रोबेबल मैकेनिज्म है ये। राइट बेंजाइन मैकेनिज्म, इट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट किया गया है। राइट अगला केस फिनॉल बनाने का, नोट करिएगा। ये पहला था डो प्रोसेस, दूसरा है बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन of aryl halides, by the nucleophilic substitution, by nucleophilic substitution of aryl halides। राइट अगर हम इसकी बात करें तो इसका जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, ये चेक करिएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का आपने फॉर्मेशन परफॉर्म किया है। राइट अगर हम यहां पर मैकेनिज्म की बात करें, या एक और मैं रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं। राइट ऑर्थोपैरा पोजीशन के ऊपर, यहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। राइट अब आपने रिएक्शन करवाई इसकी, रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है। जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप आप लगाते चलोगे बेंजीन रिंग पर, जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप आप लगाते चलोगे तो रिएक्टिविटी जो है बढ़ती चली जाएगी, और क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, और क्योंकि रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए जो कंडीशंस हैं वो इट बिकम्स लेस हार्शर। यहां पर आपने हार्श कंडीशन ली थी, टेम्परेचर ज्यादा था 300 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर भी ज्यादा था। राइट टेम्परेचर भी आधा हो गया, राइट और प्रेशर भी आधा हो गया। राइट रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ द फिनॉल, it is O negative, Na positive, here it is NO2, right, and here it is NO2. उसके बाद आप एसिडिफिकेशन परफॉर्म करिए, it results into the formation of the phenol, डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल ये मिल चुका है आपको। राइट अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिएक्शंस आपने परफॉर्म करी है इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर कुछ ऐसा ध्यान आ रहा हो आपको तो ये अराइल हैलाइड की रिएक्शन में आता है।
अराइल हैलाइड जब मैंने पढ़ाया था तो अराइल हैलाइड के अंदर ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो मैकेनिज्म है दैट मैकेनिज्म इज SNAR मैकेनिज्म, राइट, जिसको आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। मैं एक आपको बताता हूं, बट कंडीशन क्या है, ये जो SNAR मैकेनिज्म है, SNAR मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, राइट। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये होती है कि जो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वह पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सूटेबल पोजीशन पर, सूटेबल पोजीशन से मतलब यह है कि वो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या तो ऑर्थो पर होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पर, या पैरा पोजीशन पर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मान लीजिए कि मेटा पोजीशन पर है, तो मेटा पोजीशन पर SNAR मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं होगा। और सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो इसका इंटरमीडिएट होता है, SNAR मैकेनिज्म का जो इंटरमीडिएट है वो आपका कार्बो एनायन होता है। कार्बो एनायन एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, राइट। कैसे होता है वो जरा मैं आपको बता देता हूं, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं।